Hello everyone. Welcome to day 4 of our daily PYQ discussion series. That is our 150 days hard challenge. और इसमें हम डेली कोशिश करते हैं कि यूपीएससी के एटलीस्ट 5 से 7 पीवाईक्यूज को डेली डिस्कस करें. ना सिर्फ डिस्कस करें, उनके ऑप्शंस पे रिसर्च करने की कोशिश करें, ताकि यूपीएससी की एक टेंडेंसी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बिल्डअप करके वो नए क्वेश्चन बनाते हैं हर साल. बहुत सारे पीवाईक्यू इस साल भी रिपीट हुए थे. आई गेस मोर देन 22-23 पीवाईक्यूज इस साल रिपीट हुए थे, अलग लैंग्वेज के साथ. राइट, कंटेंट वही था पिछले साल के क्वेश्चंस, लेकिन लैंग्वेज अलग थी. 2022 में भी बहुत सारे पीवाईक्यूज रिपीटेड थे. एंड इसका एक अदर फायदा ये रहता है कि यू बिकम फेमिलियर टू द लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनर. जहाँ पे वो आपको फंसाने और कोई चीज चिपकाने की कोशिश कर रहा है, आप उस चीज को इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे. ये जो अगेन मैं डेली ये आपको बात कह रहा हूँ, जब तक हम 2023 के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को एनालाइज और उन पे रिसर्च कर रहे हैं, तब तक क्वेश्चन पेपर आपको इतना ही गंदा दिखेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन पेपर है मैं इतना ही गंदा करता हूँ रियल एग्जामिनेशन हॉल में. अपना क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ताकि मैं ये भी बता सकूं कि जो मैंने ऑप्शन मार्क किए थे वो क्या सोच के किए थे, कि I mean, what was the real thought process कि I was able to qualify prelims and qualify prelims with comfortably good margin. I was able to score 110 plus according to various answer keys in prelims 2023, and in prelims 2022 also I was scoring 117 marks using the same thought process, right? हालांकि नॉलेज उतनी नहीं है, राइट, एंड यू ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग टू माय नॉलेज आल्सो. सो 39th क्वेश्चन पे आते हैं. ये पिछले हमने ऑलरेडी एनालाइज कर दिए हैं, आप पिछली वीडियो जा करके देख सकते हैं. 39th क्वेश्चन कह रहा है कि अमरकंटक हिल्स. देखो ये ना मतलब गजब का क्वेश्चन था. अमरकंटक हिल्स, जिसको बेसिक भी पता है ना, बेसिक्स भी पता है इंडिया के मैपिंग के, वो भी इसको इजीली जो है अटेम्प्ट कर सकता था. देखो अमरकंटक हिल्स कहाँ है, ये आपको ये अमरकंटक हिल्स आपको एमपी में देखने को मिलेगी, राइट. जो सतपुड़ा रेंज है, विंध्या ऊपर होता है, सतपुड़ा नीचे होता है. तो सतपुड़ा के बिल्कुल ईस्ट में आपको अमरकंटक हिल्स देखने को मिलेंगे. आप मुझे बताएंगे वो कौन सी हिल्स है जहां से नर्मदा रिवर निकल रही है, राइट. आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे. तो अमरकंटक हिल्स तो एमपी में है. और गुरु किसी ने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी होगी तो, या फिर कहीं कोई देखा होगा, सह्याद्री हिल्स जो है, आप बेसिकली वेस्टर्न घाट के उस हिस्से को कह रहे होते हैं जो कि महाराष्ट्र में पड़ रहा है. एमपी इधर है, महाराष्ट्र नीचे है. वेस्टर्न घाट का वो हिस्सा जो महाराष्ट्र में पड़ रहा है, नॉर्मली उस हिस्से को आप सह्याद्री हिल्स कह रहे होते हैं, समझ रहे हो. वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री ही कहा जा रहा होता है. तो ये तो कहाँ ही मिलेंगे यार, अमरकंटक इधर पड़ रहा है, सह्याद्री इधर पड़ रहा है, ये तो हवा में बात कर रहा है. ये इलॉजिकल, तभी मैं बोलता हूँ वो बहुत सारी इरेशनल स्टेटमेंट्स डालते हैं जो कि आप में डाउट पैदा करे. अब ये बिलीगिरी रंगन हिल्स, ये डायरेक्टली मेरे लेक्चर से आया हुआ था, जो पीवाईक्यू एनालिसिस हमने किया था. किसी को याद होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल हमने उसमें डिस्कस किया हुआ था. बहुत बार बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल उन्होंने पहले भी पूछा हुआ है. बिलीगिरी रंगास्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एटसेट्रा, ये सब उन्होंने पहले भी पूछा हुआ है. हमने बताया था कि बिलीगिरी जो हिल्स है, ये बेसिकली आपके कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में पड़ रही है. और ये बिलीगिरी हिल्स मेनली मेनली ये कर्नाटका में है. और ये जो बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल यहाँ पे है, एक्चुअली इस हिल को व्हाइट हिल कहते हैं, ठीक है. ये दूर की तरह सफेद दिखती है, दूर से अगर देखना होगा, मेनली बिकॉज ऑफ द मिस्ट एटसेट्रा, एंड ठीक है, जो लोकल यहाँ के कुछ इफेक्ट्स रहते हैं उसकी वजह से ये हिल यहाँ पे देखने को मिलेगी, तभी इसे कहते हैं बिलीगिरी, ठीक है, व्हाइट हिल्स. तो ये तो आपके कहाँ है, ये कर्नाटका में पड़ रही है. और सतपुड़ा रेंज भाई, सतपुड़ा रेंज तो समझ रहे हो कहाँ पड़ रही है, ये एमपी में जाकर के ऊपर, है ना. तो ये तो एकदम फिर से हवा में बात हो रही है, ये कहाँ मिलेंगे. एंड देन शेषाचलम हिल्स, ये तो आंध्र प्रदेश में पड़ रही है, राइट. ये तो सभी को पता है, शेषाचलम हिल्स मतलब आंध्र प्रदेश, कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट. अरे आंध्र प्रदेश ईस्टर्न घाट में है, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ये तो अन्नामलाई कार्डिमम, ठीक है. ये जो हिल्स आपने पढ़ी होगी, कार्डिमम हिल्स एक्चुअली आर रिप्रेजेंट द सदर्न मोस्ट पार्ट, है ना, सदर्न मोस्ट हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट. तो ये तो आपकी हवा में बात होगी, और नन ऑफ द अबव ये आपकी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट होगी, राइट. सो इस तरीके से आप जो है इजीली इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते थे. मैं इसे इजी कैटेगरी में रखूंगा उनके लिए जिन्होंने मैपिंग की हुई हो, है ना. एंड सेकंड थिंग इज कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो कौन सा नेशनल पार्क है, ठीक है, बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, इवन जिसमें कि वो एक बहुत बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जिसमें कि अराउंड 6 नेशनल पार्क्स इंक्लूड होते हैं. वो कौन सा नेशनल पार्क या फिर बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट कंसिडर किया जाता है, कहाँ पे वो मिलते हैं,
ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं अब अगेन इस क्वेश्चन पे उन्होंने बहुत भयंकर खेला किया हुआ है और आई वॉज नॉट एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इनफैक्ट आई टीच पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस राइट ऑन अनअकैडमी ऑल्सो। आप भी मेरी लाइव क्लासेज वगैरह वहाँ पे देख सकते हैं और ये जो चीजें हैं ये मैं नहीं कर पाया अटेम्प्ट इवन राइट। ये जो ट्राइलेटरल हाईवे वगैरह थे, भाई कौन इतनी सारी जगहों का नाम याद रखता है। और दिस प्रूव्स दैट ओल्ड ट्रिक कि हाँ यूपीएससी जो है जगहों के नाम पे खेला करता है। जहाँ पे वो आपको एक्सेसिव डेटा दे रहा हो नॉर्मली वो स्टेटमेंट उनकी गलती होती है और यहाँ पे भी नन नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स सही है। एक्चुअली ये जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ये डिब्रूगढ़ इन असम और सूरत इन गुजरात को कनेक्ट नहीं कर रही होती है, समझ रहे हो। ये ईस्ट वेस्ट जो आपका प्रोजेक्ट है ये आसाम के डिब्रूगढ़ के बजाय सिलचर, ठीक है, आसाम में ही सिलचर करके एक एरिया है, सिलचर को कनेक्ट कर रहा है गुजरात का जहाँ पे गांधी जी पैदा हुए थे, यस पोरबंदर, ठीक है। तो पोरबंदर, ठीक है, पोरबंदर को सिलचर से ये कनेक्ट कर रहा है। तो जगहों के नाम के साथ इन्होंने खेला कर दिया और आपकी स्टेटमेंट गलत हो गई। ये सेकंड स्टेटमेंट मैं उस टाइम करेक्ट मान रहा था, हालांकि फिर मैंने ये क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट किया कि जो ट्राइलेटरल हाईवे है, इट इज टॉकिंग अबाउट आईएमटी ट्राइलेटरल, ठीक है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। तो ये मणिपुर के मोरे, ठीक है, मोरे, यस, मोरे को चियांग माई से और इन थाईलैंड को कनेक्ट कर रहा है वाया म्यांमार। भाई ये कंट्रीज के नाम तो ठीक है, ये चियांग माई इस जगह के साथ वो खेला कर गया। एक्चुअली ये मोरे को मोई सॉट, ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना है, मैं फिर से कह रहा हूँ ये आपको याद नहीं रखना है, ऐसे बाउंसर क्वेश्चन वो देते हैं। माई सॉट करके जो है ये थाईलैंड में एक जगह है उसके साथ ये कनेक्ट कर रहा है। आप मुझे बताएंगे कि जो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है ये कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है और वो कौन सी पोर्ट है जो कि इंडिया इस प्रोजेक्ट के तहत डेवलप कर रही है, राइट। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड स्टेटमेंट की बांग्लादेश है बीसीआईएम कॉरिडोर बेसिकली, ठीक है, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार ये जो आपका कॉरिडोर है इट इज कनेक्टिंग वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विद कनमिंग इन चाइना। एक्चुअली कनमिंग इन चाइना को ये कोलकाता इन वेस्ट बंगाल के साथ कनेक्ट कर रहा है। सो ये भी आपकी स्टेटमेंट गलत हो गई, राइट। और आप मुझे एक और चीज बताएंगे यहाँ पे कि चाइना जो है चाइना म्यांमार में, ओह नो मैंने आंसर ही दे दिया, खैर छोड़ो, हाँ यस, चाइना म्यांमार में एक पोर्ट बिल्ड कर रहा है, ठीक है, पोर्ट बिल्ड कर रहा है अगेंस्ट इंडियाज कलादान प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट पोर्ट का नाम के से शुरू होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो पोर्ट का नाम क्या है। दूसरी चीज आप मुझे बताएंगे कि कनमिंग डिक्लेरेशन वाज रिसेंटली इन न्यूज रिगार्डिंग 30 by 30 टारगेट्स। ये 30 by 30 टारगेट्स किस चीज से डील कर रहे हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट, फीडबैक के साथ। अम, ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है 7 मिनट और है तो ये क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है इस स्लाइड में भी, एक दो छूट जाएंगे। देखो ये जो 41st क्वेश्चन है ये दिखाता है कि आपको बजट क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है, आपको बजट क्यों पढ़ना चाहिए। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है इनविट्स, देखो देयर आर टू थिंग्स बेसिकली, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड देयर इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, इनविट्स हो गया, आरईआईटीज हो गया। अब देखो ये ये चीजें क्या है बेसिकली, दे आर नथिंग बट फंड्स, ठीक है, ये कुछ फंड्स होते हैं, ये कुछ मैनेजमेंट फंड्स होते हैं जिसमें कि लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या तो वो बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, ठीक है, बॉन्ड्स वगैरह के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, या फिर वो इनको एक तरीके से कैपिटल इन्वेस्टमेंट देंगे, राइट, इनके शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन ये ट्रस्ट के तौर पे काम करेंगे, अपने लिए प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, प्रॉफिट को किसको दे देंगे, इन्वेस्टर को नॉर्मली ये दे देंगे, ये इस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड काम करते हैं। हालांकि जो इनके अपने मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह रहते हैं वो ठीक है, उन चार्जेस को तो ये चार्ज करते ही हैं पूरे प्रॉफिट से। इसीलिए इनको पास थ्रू एंटिटीज भी कहा जाता है, पास थ्रू एंटिटीज, कि जो इनके चार्जेस हैं और जो इनके प्रॉफिट्स हैं और जो इनके कैपिटल है वो सारी चीजें पास थ्रू की जाती है किसके लिए, रियल इन्वेस्टर के लिए। अपने आप ये कुछ होल्ड नहीं कर रहे हैं, दे आर बेसिकली ट्रस्ट, समझ रहे हो। अब देखो इन पे जो है 2023 का रीसेंट बजट है, पहले क्या था, इनविट्स पे सिर्फ और सिर्फ इनका डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल था। अगर आपको इंटरेस्ट इन पे जो आपने डिपॉजिट किया हुआ है इनविट्स में, जो आपने डिपॉजिट्स किए हुए हैं, अगर उन पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं था पहले। अब जो है हर तरीके की इनविट्स पे हर तरीके की जो इनकम है वो टैक्सेबल बना दी गई है, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो डिविडेंड ट्रांसफर हो, चाहे वो रेंटल इनकम हो, ये सब चीजें अब टैक्सेबल बना दी गई है। इसीलिए मैंने तो एकदम ठीक है इस स्टेटमेंट को रॉन्ग मार्क कर दिया था। एंड अगेन जो मैंने इकोनॉमी की नोट्स के थ्रू रिवीजन वाली सीरीज चलाई थी उसमें से डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया हुआ था, राइट, वो उसमें ये चीज हमने डिस्कस करी थी, हालांकि मैंने वो सीरीज अब डिलीट कर दी हुई है, वो पूरी वीडियो की सीरीज। खैर चीजें फिर से हम लाएंगे। दूसरी बात कि इनविट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोअर्स अंडर
सारफेसी एक्ट, ठीक है, एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, समझ रहे हो, मतलब सारफेसी एक्ट के तहत। अब देखो यहाँ ना मुझे डाउट आया, तभी मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्योंकि इन्विट्स को रेगुलेट कौन कर रहा होता है, नॉर्मली उन्हें जो है आपकी सेबी रेगुलेट कर रही होती है, राइट। आई थिंक सेबी ही रेगुलेट करती है, लेट मी कंफर्म इट, राइट, लेट मी कंफर्म इट, राइट, वन सेकंड गाइस, वन सेकंड, एक सेकंड। यस यस, दैट वर्क्स, म्यूचुअल फंड एंड आर रेगुलेटेड, यस। तो इन्विट्स को जो है सेबी रेगुलेट कर रही होती है, लेकिन सारफेसी एक्ट को जो है, सारफेसी एक्ट को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, ये तो आरबीआई के अंडर आ रही है, राइट। तो यहाँ मुझे थोड़ा डाउट जरूर हुआ, लेकिन फिर मैंने ऊपर वाली क्वेश्चन पढ़ी फिर से, राइट, ऊपर वाली स्टेटमेंट फिर से पढ़ी। भैया यहाँ डिपॉजिट जमा हो रहा है, जहां भी डिपॉजिट जमा होगा वहां थोड़ा सा रेगुलेशन आरबीआई का भी आएगा, जहां भी कहीं पे लेन देन, इंटरेस्ट वाला लेन देन हो रहा हो, वहाँ सारफेसी एक्ट एंटर करेगा ही करेगा। इट इज लॉजिकल कि सारफेसी एक्ट वहां पे एंटर करे, उस डोमेन में एंटर करे। तो इसीलिए आई मार्क्ड दिस ऑप्शन एंड दिस वाज ए राइट ऑप्शन ऑल्सो, कि स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, राइट। क्योंकि ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, राइट। दिस इज है ना, दिस इज इट। मुझे नहीं लगता कि इन्वेट्स पे और आरईआईटीज वगैरह पे, एंड अगेन ये जो बजटरी चेंजेस है, ये इन्वेट्स पे ही लागू है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पे ही लागू है। ये आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पे ये चेंजेस लागू नहीं है। तो वहां पे अभी भी वही है कि डिविडेंड्स को ही टैक्सेबल बनाया गया है, डिपॉजिट इनकम वहां पे टैक्सेबल नहीं है। खैर, इतनी ज्यादा डेप्थ में आई डोंट थिंक कि नॉलेज होनी चाहिए। इस बार इन्होंने बहुत टिपिकल ये क्वेश्चन पूछ दिया था, अगली बार का पता नहीं, तो थोड़े प्रिपेयर्ड रहो, लेकिन आई होप कि अगली बार थोड़े लॉजिकल ये क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन था 40 सेकंड, बहुत ही इजी था, कि पोस्ट पेंडेमिक रीसेंट पास्ट में बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने वर्ल्ड वाइड जो है अपने इंटरेस्ट रेट हाइक किए हुए हैं, बिल्कुल इन्फ्लेशन बढ़ गया था, वो इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे। अब देखो, इंटरेस्ट रेट पे और ओपन मार्केट ऑपरेशन वगैरह पे वो हमेशा क्वेश्चन पूछते ही है ना। यूपीएससी हर साल एक दो दो क्वेश्चन इस पे पूछता ही है, इन्फ्लेशन वगैरह पे, इसलिए मैं इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक कहता हूँ, राइट। एंड सेकंड चीज, अब ये तो स्टेटमेंट सही है कि यूएस के फेडरल रिजर्व वगैरह ने अपने इंटरेस्ट रेट हाइक किए, ठीक है, इसी वजह से जो है देयर वाज पॉसिबिलिटी कि इंडिया से कैपिटल फ्लाइट हो जाए और इंडिया में कैपिटल का क्रंच आ जाए, क्योंकि इन्वेस्टर अब इंडिया से भाग के यूएसए के बैंकों में डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि वहां उन्हें इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, समझ रहे हो। तो इस वजह से ये कंसर्न भी था। स्टेटमेंट वन करेक्ट है। स्टेटमेंट टू, सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दैट they have ability to counteract the rising consumer price via monetary policy means। अरे तभी तो, अगर वो अज्यूम कर रहे हैं तभी तो ये स्टेप ले रहे हैं। तो ये सिंपल एकदम एक्सप्लेनेशन भी इसकी सही है, एंड दिस इज द आंसर। इसमें मुझे क्वेश्चन पूछने लायक, ठीक है, ये एक तरीके का ऐसा क्वेश्चन था जो कि उन्होंने पता नहीं अलग ही लेवल का, ठीक है। ये सेकंड स्टेटमेंट, अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट भी ऐसा है कि जनरलिस्टिक से स्टेटमेंट है, सेकंड भी बहुत जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है। इफ बैंक्स आर अज्यूमिंग, सेंट्रल बैंक्स आर अज्यूमिंग, तभी तो वो ये मॉनेटरी पॉलिसी को एज ए टूल यूज कर रहे हैं, राइट। अदरवाइज क्यों करते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट द कॉमन सेंस, एंड इसी तरीके से ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था। नेक्स्ट, कि कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। अगेन, ये मैंने परसों ही लेक्चर लिया हुआ है अनअकैडमी पे, आप जा करके देख सकते हैं। कार्बन मार्केट आई थिंक दो तीन हफ्ते पहले ही, सॉरी 3-4 दिन पहले ही ये एक लेक्चर दिया हुआ था। तो कार्बन मार्केट्स, ये तो सही बात है यार, कार्बन मार्केट्स की बात हर जगह हो रही है, ठीक है। आर्टिकल बेसिकली आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, उस पे इस चीज की बात हो रही है, राइट। एंड देन क्योटो प्रोटोकॉल एटसेट्रा, वो किस चीज से बात कर रहे हैं, वो इसी चीज की बात कर रहे हैं कि आपको एक कार्बन मार्केट, ठीक है, कार्बन क्रेडिट का एक मार्केट आपको डेवलप करना है। सही बात है। स्टेटमेंट टू, कि कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट, राइट। अब देखो, ये बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट मैं इसे कहूंगा, क्योंकि देखो, स्टेट ये नेसेसरली करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है बट नेसेसरली करेक्ट नहीं है। बिकॉज कार्बन मार्केट्स में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स भी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स भी पार्टी हो सकती हैं, ठीक है। कि एक कंपनी ने कोई फॉरेस्ट डेवलप किया और उससे उसने कार्बन क्रेडिट अर्न किया, और वो कार्बन क्रेडिट इसने जो है दूसरी कंपनी को दे दिया। ये जरूरी नहीं है कि कार्बन क्रेडिट अर्न करके इसने वो जो है अपने रिसोर्सेज, ठीक है, दूसरी कंपनी ने या तो स्टेट को दिए या किसी और को, ये अपना भी यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये नेसेसरली करेक्ट नहीं है, बट है करेक्ट जरूर।
ठीक। क्यों? क्योंकि देखो जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन बॉन्ड हो गया, ग्रीन बॉन्ड इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ कार्बन मार्केट। अभी रिसेंटली आप मुझे बताएँगे कि येलो बॉन्ड करके सेबी ने नए बॉन्ड इश्यू किए हुए हैं, ये येलो बॉन्ड किस चीज़ से रिलेटेड है? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएँगे। अब ये जो ग्रीन बॉन्ड है, राइट? ग्रीन बॉन्ड भी आपके कार्बन मार्केट में ही आते हैं, यहाँ पे फाइनेंस ट्रांसफर हो रहा है प्राइवेट सेक्टर से, जो विलिंग लोग हैं वो ग्रीन बॉन्ड के थ्रू स्टेट को एम्पावर कर रहे हैं। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है बट नॉट नेसेसरीली करेक्ट। समझ रहे हो ना बात को? सो इसी वजह से इसके बहुत डिफरिंग ओपिनियंस भी है, बहुत डिफरिंग आंसर्स आपको अलग-अलग आंसर की में मिलेंगे। सो लेकिन आंसर इसका मोस्ट ऑफ द आंसर कीज़ में भी यही है, ठीक है? ये ऑप्शन ए एंड अकॉर्डिंग टू मी आल्सो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। बाकी देखते हैं यूपीएससी क्या इसका आंसर देगा। देखो अभी हमारे पास ठीक है, नहीं इसे हम कल ही डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से आगे जो है टिपिकल इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन शुरू होते हैं तो ठीक है और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती है। यहाँ से आगे हम कल डिस्कस करेंगे स्टेरिलाइज़ेशन एक्सरसाइज़ एटसेट्रा, एटसेट्रा और ये जो है आरबीआई का नेचर ऑफ फंक्शनिंग पे हमेशा वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उन्होंने पूछ लिया कि बैंक आरबीआई को क्यों कहते हैं, ठीक है? बैंकर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट क्यों कह रहे हैं, समझ रहे हो? ऐसी चीज़ें वो हमेशा पूछ रहे हैं। अब पूछा कि स्टेरिलाइज़ेशन जो है आरबीआई का एक फंक्शन है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ऐसे पूछ लिया इन्होंने। तो ऐसे क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं, तो इस पे थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे और कल ज़रूर इस पे रिसर्च की अलग से एक नई वीडियो आएगी। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। और ज्वाइन इसलिए करना है बिकॉज़ इफ यू वांट टू अटेंड माय लाइव क्लासेस, फ्री लाइव क्लासेस ऑन अनअकैडमी, डेली 2 क्लासेस होती है। सुबह जो है पीएसआईआर ऑप्शनल की हो रही है एंड शाम को जीएस की क्लासेस भी वहाँ पे हो रही है, राइट? और ये पिछले 1 डेढ़ साल से हो रहा है, राइट? सो यू कैन अटेंड माय फ्री लाइव क्लासेस ऑन अनअकैडमी आल्सो। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल जॉइन करना पड़ेगा और उसमें मैं बहुत सारे अदर आर्टिकल्स एटसेट्रा, रिसोर्सेज एटसेट्रा सब कुछ शेयर करता रहता हूँ, अपडेट्स वगैरह। यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल आल्सो। थैंक यू सो मच एंड keep giving your feedback in the comment section. As always, love you all. Take care. Bye bye.